हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे वसंत आया तोड़ो, जो कि हिंदी ऐच्छिक कक्षा 12वीं का पाठ 6 है और इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। पाठ का नाम है वसंत आया और तोड़ो। इसके पाठ के जानने से पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। कवि रघुवीर सहाय, जिनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई और 1951 में साहित्य से अंग्रेजी से इन्होंने एमए किया। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने अपने अखबार के माध्यम से मानवीय पीड़ा के विषय में बताया है और इस काव्य दृष्टि से इनके जो भाषा का विकास हुआ वो सटीक, दो टोक और विवरण प्रधान है। ये अनावश्यक शब्दों के प्रयास करने से बचते हैं। तो कविता वसंत आया, पाठ का सारांश जान लेते हैं। कविता में कवि ने प्रकृति से कहा है कि मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भौरे मस्ती में झूमते हैं, लेकिन हमारी किसी की उस पर निगाह नहीं जाती। तो लेखक आधुनिक व्यंग शैली पर व्यंग करता है कि सब अपने उपभोग ये जो संस्कृति चली है नई कि घर के अपने अंदर बंद रहना, इसी में रहना, उस सभ्यता बन गई है। ये विडंबना दर्शाती है कि हम लोग प्रकृति के कितने दूर हो गए हैं। कवि ने देशज शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया है। हम अपने जो महीने हैं हिंदू के कैलेंडर के, उनका प्रयोग किया है। अशोक मदन महीना, पंचमी, नंदिनी वन, ऐसे रचे वैसे जीवनानुभव का प्रयोग भाषा में किया है। तो कवि ने दूसरी आपकी कविता है कि जो कवि ने सृजन के लिए भूमि तैयार करने के लिए चट्टानें, ऊसर, बंजर इनको तोड़ने का आह्वान किया है। पड़ती जमीन को खेत में बदलना, कवि ने प्रकृति से उसकी तुलना मन से की है, क्योंकि बंजरता प्रकृति के मानव मन के मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को तोड़ने की बात करता है। मन के भीतर के ऊब सृजन में बाधक है। कवि इस धूप को दूर करने का प्रयास करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं वसंत आया। जैसे बहनदा कहती है, तो कवि की बहन पहले बताया करती थी वसंत के बारे में। ऐसे ही किसी बंगले के सामने से कवि निकल कर जा रहा है तो किसी अशोक के पेड़ के ऊपर चिड़िया की स्वाभाविक आवाज़ कूकने का अर्थ होता है चिड़िया की स्वाभाविक आवाज़। चलती सड़क पर लाल बजरी पर उसका पैर पड़ा तो पत्ता चरमरा गया, उसके चरमराने की आवाज़ आई। वो जो पत्ता था ऊंचे तलवर से गिरे, ऊपर से पेड़ से गिरा था। बड़े बड़े पेराए पत्ते, जो पत्ते वहाँ पड़े हुए थे बड़े बड़े पीले पत्ते थे। पेराए माने पीले। 6 बजे जब कभी घूमने जाता है तो वो हवा ऐसे आती है जैसे गर्म पानी से नहा कर आई हो। उस समय थोड़ी सी गुनगुनी हवा थी। हवा इस तरह से आई जैसे फिरकी खिलौना होता है बच्चों का, वो बच्चे उससे खेलते हैं, तो वो उस तरह से आई और घूमकर चली गई। तो उससे कवि को पता चलता है कि वसंत आ गया है। अर्थात कवि को भी वसंत का आगमन वातावरण से होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से नहीं हुआ, उसे वास्तविकता का एहसास छुट्टी के होने से हो। तो इसमें वसंत ऋतु का मनोहारी सुंदर चित्रण है। परिवर्तनों का वर्णन, कवि की प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों में वसंत आगमन की जानकारी मिलती है। भाषा सरल सहज है। हवा का मानवीकरण किया गया है और के किनारे बड़े अनुप्रास अलंकार, बड़े बड़े में चलते चलते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और फिर किसी में उपमा अलंकार। बहनदा चिड़िया कुकी में या सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। साकार है, अतुकांत रचना है। दूसरी हम कविता पढ़ लेते हैं। कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो कवि को मालूम था कि वसंत पंचमी की छुट्टी होती है, तो ये चीज़ें कवि को कैलेंडर से मालूम थी। अमुक दिन इस दिन, अमुक बार इस बार, मदन महीने
को होगी पंचमी। बसंत महीने में पंचमी होगी और उस दिन ये प्रमाण था कि क्योंकि कवि की छुट्टी थी। कविताएं पढ़ते रहने से भी पता था कवि को कि उस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि सभी लोग काव्य पाठ करते हैं। और कहीं आप धैर्य धड़केंगे। धैर्य का मतलब होता है धधक धधक कर, तेजी के साथ, लपट के साथ। धधकना माने लपट के साथ चलना। तो इससे लगा कि कहीं भी ढाक के जंगल, पलाश के जंगल, आम बौर आवेंगे। अब सभी आम के पेड़ों पर बौर आनी शुरू हो जाएगी। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के। तो यहाँ कवि कहता है कि जो जंगल हैं उनमें बहुत सारे रंग हैं, महक है, फल फूलों से लदकर भर जाते हैं। और वो उस समय की तुलना इंद्र के नंदन वन से करते हैं। वे नंदन वन होंगे यशस्वी, तो नंदन वन से उसकी तुलना की है। मधुमस्त पिक, शहद में जो भौरे हैं वो अपने फलों का रस लेने में मस्त होंगे। या कह सकते हैं कि प्रकृति की हर चीज़ अपने अपने काम में मस्त होगी। भौरे फूलों से रस चूस रहे होंगे। मोर अपना नृत्य में मस्त होंगे। और इस तरह से कवि ने उन कवियों पर भी व्यंग किया है जो इस दिन को केवल मस्ती में के लिए कहते हैं कि बसंत पंचमी के प्रोग्राम के लिए ही छोड़ दिया है। ये जानकारी उसी तरह है जिस तरह के कवि ने जाना कि बसंत आ गया है। अर्थात कवि व्यस्त दिनचर्या में फंसकर प्रकृति से दूर हो चुका है और वह ऋतु परिवर्तनों का अनुभव से वंचित है। कवि ने आधुनिक जीवन शैली के एकाकीपन पर भी व्यंग किया है। तत्सम तत्सम शब्द का प्रयोग है। धैर्य अपना अपना में प्रयुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार की इसमें भी छटा है। खड़ी बोली है, गीता का भाव है, व्यंग्यात्मक शैली, मुक्त छंद होते भी कविता सुंदर बन पड़ी है। तो भाव सौंदर्य मनुष्य की व्यस्त दिनचर्या का है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। इस पर भी कवि व्यंग करता है। आधुनिकता के उसमें चक्कर में प्रकृति से सभी लोग दूर होते जा रहे हैं। धैर्य अपना अपना प्रवृत्ति प्रकाश अलंकार, मदन महीने धैर्य दहकेंगे, अनुप्रास अलंकार, पिक भौरे का कहते तो मानवीकरण अलंकार। तो इसमें इस तरह से व्यंजनात्मक शैली है। तो हम दूसरा आपका पद्यखंड लेते हैं जो कि है तोड़ो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टान है। तो यहाँ कवि रास्ते में आने वाले जो भी आपकी समस्याएं हैं उन या नए निर्माण के लिए समस्या जो आती हैं, उन समस्याओं के लिए कवि ने पत्थर और चट्टानों का प्रयोग किया है। वो कहता है कि पत्थर चट्टानें वो नया कार्य करने में बाधक होती हैं, इनको हमें तोड़ना चाहिए, इनको भी हमें अपनी रचना प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ये झूठे बंधन टूटे, तो झूठे बंधन तोड़ को हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे, जिसके समीप रहेंगे तभी तो वो हम उसको जान पाएंगे। तो धरती को हम जाने, धरती को हमें जानने के लिए हमें धरती के संपर्क में रहना पड़ेगा। सुनते हैं मिट्टी में रसे जिसमें उगती दूब है। तो यहाँ कवि कहते हैं दूब उसी में उगती है जिस मिट्टी में रस होता है। तो रस होता है तो उसका रस का मतलब यहाँ की उसकी उर्वरा शक्ति से है। क्योंकि हम मनुष्य ने भी अपने मन की रूपी मैदानों में एक तरह से एक खोल सा चढ़ा रखा है। और जबकि हमें इन सब चीज़ों सृजन करना होगा, नया चीज़ निर्माण करना होगा, तो हमारे ये गाने आधे आधे क्यों हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तो कवि कहते हैं कि हमें अनुपजाऊ ज़मीन को, चारागाह की ज़मीन को हमें खेती के योग्य बनाना है। हमें ऊसर बंजर ज़मीन को सही करने की कोशिश करना है। जो हमने चारागाह के लिए ज़मीन छोड़ रखी है, चढ़ती पड़ती चारागाह के लिए ज़मीन छोड़ रखी है, उसे भी हमें खेत बनाना का छोड़ना है। मिट्टी में अगर रस होगा तभी तो उस बीज को पोस पाएगी। हम क्या कर डालें अपने मन की खींच को, हमें अपनी उदासीनता से हमें मेहनत करनी होगी, हमें सृजन करना होगा, नई चीज़ की उत्पत्ति करनी होगी, मेहनत करनी होगी। तो नया निर्माण करने के लिए हमें कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन बाधाओं पर विजय पानी होगी।
तभी हम अपने मन से निजष्ठा को, खींच को निकाल पाएंगे। जब हम खींच को निकाल पाएंगे तभी हम किसी भी चीज़ पर विजय कर पाएंगे, अपने आप पर, अपने बंधनों पर विजय कर पाएंगे। तो बहुत साधारण सा ये पाठ है। आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मानव को इसमें परिश्रम करने की सलाह दी गई है। झूठे बंधन चट्टान पत्थर के जो भी हैं पत्थर के प्रतीक हैं, खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हैं और मिश्रित शब्दावली है। तो कवि ने नवनिर्माण के लिए प्रेरणा देता है, वो कुरीतियों को, रूढ़ियों को नष्ट करने का आह्वान करता है। वो मनुष्य को परिश्रम करके चीज़ ढूंढ करने का भाव इसमें प्रकट होता है। इसमें तोड़ो तोड़ो तोड़ो, आधे आधे गाने, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्या कर डाले में अनुप्रास अलंकार। जो तुकांत है इसमें छंदमुक्त रचना है। हम इसको क्या खींच में, इसमें आपका आ गया प्रश्न अलंकार। तो इसके साथ ही ये मेरा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।